जब इकोनॉमी में अनसर्टेनिटी हो तो आरबीआई का रोल होता है गार्डियन बनने का, जो पैसों की वैल्यू, ग्रोथ का पेस और इन्फ्लेशन के मूड को बैलेंस करता है। मॉनेटरी पॉलिसी वही टूल है जिससे आरबीआई इंटरेस्ट रेट्स, लिक्विडिटी और क्रेडिट फ्लो को कंट्रोल करता है। आज हम समझेंगे कि आरबीआई कैसे देश के फाइनेंशियल हार्टबीट को रेगुलेट करता है। हेलो एवरीवन, मैं हूं नेहा एंड वेलकम बैक टू माय चैनल नेहाज एकेडमी। कैसे हैं आप सब? होपफुली आप सब बहुत ही अच्छे होंगे एंड आई आल्सो होप कि आप सभी की यूजीसी नेट की प्रिपरेशन भी बहुत अच्छी तरीके से चल रही होगी। मैं आपको करा रही हूं पेपर 1 एंड पेपर 2 कॉमर्स एंड मैनेजमेंट के वो सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो कि आपको यूजीसी नेट जेआरएफ को दिलाने में बहुत ही हेल्प करेंगे। तो आप सभी वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, क्योंकि आज की जो क्लास होने वाली है वो आरबीआई के बारे में होने वाली है, यानी कि बैंकिंग सिस्टम के बारे में हम बात करेंगे। ठीक है, ये जो क्लास होने वाली है ये उन सारे ग्रेजुएट्स एंड पोस्ट ग्रेजुएशन स्टूडेंट्स के लिए भी है जो लोग कॉमर्स की क्लासेस करते हैं। तो चलिए बिना किसी तरीके शुरू कर लेंगे हमारी ये क्लास शुरू करने से पहले आपको बता दूं कि अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कर लीजिए एंड साथ ही साथ कमेंट करके बताइए कि आप सभी को मेरी वीडियो कैसी लगती है। तो चलिए शुरू कर लेते हैं हमारी आज की क्लास, जो कि होने वाली है आपकी फाइनेंशियल एंड बैंकिंग सिस्टम से आरबीआई एंड मॉनेटरी पॉलिसी। इससे पहले मैंने आपको इंडियन बैंकिंग सिस्टम के बारे में बताया था और उसमें ये भी बताया था कि इसमें कुछ मॉनेटरी पॉलिसी भी होती है। आरबीआई के बारे में भी थोड़ा कुछ बताया था मैंने, ठीक है। तो आज बात करेंगे इसके बारे में, थोड़ा सा डीप जानकारी लेंगे और देखेंगे कि ये दोनों कितना इंपॉर्टेंट है और क्या क्या है इसमें, ठीक है। तो आज की जो क्लास होने वाली है वो स्मार्ट स्ट्रेटेजी के साथ होने वाली है, ताकि आप अपना एग्जाम जो है वो क्रैक कर पाए। फिर चाहे आप कॉमर्स सब्जेक्ट से हो या फिर मैनेजमेंट स्टूडेंट हो, तो आपके लिए मैं करा रही हूँ यूजीसी नेट की प्रिपरेशन, जिसमें मैं आपको पेपर 1 के सारे टॉपिक्स एंड पेपर 2 के कॉमर्स एंड मैनेजमेंट के टॉपिक्स देख रही हूँ, ताकि आप सभी इस चीज़ को बहुत ही इजीली कर पाए एंड बहुत ही अच्छे तरीके से कर पाए। ये सिर्फ आपके एग्जाम तक ही सीमित नहीं रहेगा, ये सारी चीज़ें आपके फ्यूचर में भी, अगर आप जेआरएफ क्वालिफाई कर लेते हो तो आपके आगे आने वाले टर्म में भी ये बहुत ही हेल्प करेगा, ठीक है। तो मैं हूँ नेहा शर्मा, मैं यूजीसी नेट क्वालिफाइड हूँ कॉमर्स से और मैं आपके लिए कॉमर्स को ईजी बनाने आई हूँ। तो चलिए चल लेते हैं हम हमारी पहली स्लाइड की तरफ, जो कि है व्हाट इज आरबीआई, ठीक है। तो आरबीआई क्या है? तो आरबीआई क्या है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। आरबीआई का फुल फॉर्म क्या है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जिसको हम सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के नाम से भी जानते हैं। तो अगर कोई पूछे कि सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया क्या है, तो आप बता सकते हो आरबीआई, ठीक है। ये स्टैब्लिश हुआ था 1935 में अंडर आरबीआई एक्ट, जो कि आया था 1934 में। तो ठीक है, तो 1934 में जो एक्ट आया था आरबीआई एक्ट, और उसके तहत आरबीआई बनाया गया, यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बनाया गया है, यानी कि ये इसका स्टैट्यूटरी बॉडी है। मतलब किसी भी एक्ट के तहत अगर कोई भी बॉडी बनाई जाती है तो उसको कहते हैं स्टैट्यूटरी बॉडी, वैधानिक बॉडी, ठीक है। हेडक्वार्टर कहाँ है इसका? मुंबई में है, और इसको क्या है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ओन करती है पूरा का पूरा 100% सिंस 1949, क्योंकि इसको नेशनलाइज किया गया है 1949 में, ठीक है, इंडियन रेगुलेटरी बैंक्स के तहत, ठीक है। बैंकिंग रेगुलेटरी आया था 1949 में एंड उसी टाइम पे जो है गवर्नमेंट इंडिया ने वो 100% पूरा का पूरा नेशनलाइज किया था आरबीआई को। चलिए, इसका मेन रूल क्या है? मैनेज मनी सप्लाई एंड इंश्योर फाइनेंशियल स्टेबिलिटी। तो इसका काम है मनी की सप्लाई को करना एंड इंश्योर करना कि फाइनेंशियल स्टेबिलिटी बनी रहे, ठीक है। अब आगे बढ़ेंगे हम और देखेंगे कि फंक्शंस ऑफ आरबीआई क्या कहते हैं। तो आरबीआई के क्या क्या फंक्शंस हैं ये भी देख लेंगे हम यहाँ पर। अब देखो यहाँ पर ये क्या है, इसके फंक्शंस में आते हैं मॉनेटरी अथॉरिटी, यानी कि ये मनी को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है, कंट्रोल मनी सप्लाई एंड इन्फ्लेशन, ठीक है। तो यहाँ पे वो क्या कर रहा है? मनी की सप्लाई को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। तो इट कंट्रोल्स मनी एंड सप्लाई ऑन इन्फ्लेशन। लगता है कुछ और कलर चूज करना पड़ेगा हमारे पास। चलिए, इशू ऑफ करेंसी देखता है ये, मतलब कि किस तरीके से करेंसी को इशू करनी है। तो यहाँ पर इशू करेंसी नोट करता है, लेकिन एक्सेप्ट 1 रुपीज नोट और कॉइन। तो 1 रुपए का नोट और कॉइन नहीं इशू करता है, बाकी सारी चीजें ये इशू करता है, सारे नोट करेंसी इशू करता है। ये बैंकर्स टू गवर्नमेंट है, यानी कि सारे गवर्नमेंट के जितने भी अकाउंट्स होते हैं, डेप्स होते हैं, उन सभी को मैनेज करता है, मतलब कि गवर्नमेंट का पूरा बैंक है ये, ठीक है। और बैंकर्स ऑफ बैंक भी कहते हैं इसको, क्योंकि जितने भी बैंक्स हैं इंडिया में वो सभी इसके अंडर में आते हैं। ये क्या करता है? कैश रिजर्व्स ऑफ बैंक को मैनेजमेंट करता है, मैनेज करता है, मेंटेन करता है, ठीक है। फिर क्या, ये रेगुलेटर होता है, सुपरवाइजर होता है, मतलब कि ये बैंकों को रेगुलेट करता है और नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कॉर्पोरेशंस को भी ये सुपरवाइज करता है, ठीक है। ये डेवलपमेंट रोल है, यानी इसका डेवलपमेंट रोल क्या है कि ये प्रमोट करता है फाइनेंशियल इंक्लूजन्स को, डिजिटल बैंकिंग को, एंड इसका जो फॉरेन एक्सचेंज का जो ये क्या है, मैनेजर भी है, ठीक है। मतलब कि ये फॉरेन एक्सचेंज में अगर आप काम कर रहे हो, अगर आप फॉरेन से आप डील कर रहे हो, तो उसका जो एक्सचेंज मैनेजर है वो भी आरबीआई ही है। ये क्या करता है? फॉरेक्स रिजर्व को
क्या करता है, मैनेज करता है। तो इतने सारे काम है आरबीआई के, सोचो बहुत सारा काम है, राइट। इसलिए तो बैंकों का बैंक कहा जाता है। अब क्या है मॉनेटरी पॉलिसी, क्या है, जैसे मैंने आपको बताया स्टार्टिंग में कि मॉनेटरी पॉलिसी के बारे में भी जानेंगे। तो पॉलिसी वैसी पॉलिसी जो कंट्रोल करती है मनी सप्लाई को, जैसे कि क्रेडिट्स, इंटरेस्ट रेट्स वगैरह सब कुछ, ठीक है। तो ये सारी चीजें जो कंट्रोल कर रहा है, जो पॉलिसी जो बनी हुई है उसको कहते हैं मॉनेटरी पॉलिसी, जिससे हम मनी को सप्लाई को कंट्रोल कर रहे हैं, क्रेडिट को कंट्रोल कर रहे हैं, इंटरेस्ट रेट को कंट्रोल कर रहे हैं। इसका ऑब्जेक्टिव क्या होते हैं, ये इन्फ्लेशन को कंट्रोल करता है, ये इकोनॉमिक ग्रोथ को बढ़ाता है, ये मेंटेन करता है फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को, और ये किसके द्वारा कंडक्ट किया गया है, आरबीआई के द्वारा। मतलब ये आरबीआई के काम में आता है मॉनेटरी पॉलिसी, ठीक है। तो इसको कौन हेड कर रहा होता है, आरबीआई हेड कर रहा होता है मॉनेटरी पॉलिसी को। चलिए आगे बढ़ते हैं हम और देखते हैं कि मॉनेटरी पॉलिसी के कुछ इंस्ट्रूमेंट्स हैं, कुछ क्वांटिटेटिव टूल है, क्वालिटेटिव टूल है। दो तरीके के टूल्स होते हैं इसके। आज हम सिर्फ इसकी झलक देखेंगे और उसके बाद हम इसका जो है पूरा करेंगे अलग से। इसके टूल्स से रिलेटेड मैं आपके लिए वीडियो भी लेकर के आऊंगी। अभी मोटा मोटी जान लो आप कि इसमें जो है रेपो रेट होता है। रेपो रेट ऐसा रेट जो कि आरबीआई जो है वो बैंक्स को क्या देती है, लोन देती है, ठीक है। रिवर्स रेपो रेट क्या होता है कि आरबीआई जो है वो दूसरे बैंक से बोरो कर रही है, उधार ले रही है, तो उसको कहते हैं रिवर्स रेपो रेट। तो जिस रेट पे वो ले रही है वो रिवर्स रेपो रेट है, और जिस रेट पे बाकी बैंक जो आरबीआई से पैसे ले रहे हैं उसको रेपो रेट कहते हैं, ठीक है। सीआरआर क्या होता है कि कितना कैश आपने अपने बैंक में रखा हुआ है, तो परसेंटेज ऑफ डिपॉजिट्स जो होते हैं बैंक्स के जो आरबीआई के साथ रखा हुआ है उसको कहते हैं सीआरआर। एंड वही एसएलआर जो होता है वो बाकी जो लिक्विडिटी फॉर्म में जो आते हैं जो आपके पास, उनके बारे में बात करते हैं, यानी कि गोल्ड, कैश, गवर्नमेंट सिक्योरिटी। तो इन सबके डिपॉजिट्स को देखते हैं। ओएमओ जो होता है वो ओपन मार्केट ऑपरेशंस होता है, जैसे कि गवर्नमेंट की सिक्योरिटी के बारे में बात करते हैं कि उनको कब बाई करना है, क्या सेल करना है। तो ये सब क्या देखता है, ओपन मार्केट ऑपरेशंस देखता है। तो ये सारे टूल्स होते हैं मॉनेटरी पॉलिसी के, और इसके बारे में हम डिटेल भी जानेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। क्योंकि एक ही वीडियो में इतनी सारी चीजें करना मतलब हो जाता है बहुत लंबी वीडियो हो जाना। एंड आई नो दैट कि आप सभी लंबी वीडियो देख करके भाग नहीं जाते हो, तो इसलिए छोटी छोटी वीडियो लेकर के आ रही हूँ आपके लिए। तो आज अभी हम करेंगे, फिर क्वालिटेटिव टूल देखेंगे। तो क्वालिटेटिव टूल में आता है मार्जिन रिक्वायरमेंट, ठीक है। एंड देन मोरल सुएशन जो कि आरबीआई जो है वो बैंकों के साथ परसुएट करती है। एंड देन क्रेडिट रेशनिंग। तो ये सारे काम जो है, ये सारे टूल्स जो है वो क्वालिटेटिव टूल्स होते हैं मॉनेटरी पॉलिसी के। एंड क्वांटिटेटिव में मैंने आपको कुछ और दिखाया। अब देखेंगे कि रेपो रेट जो है वो इकोनॉमी को कैसे अफेक्ट करता है, छोटा सा एक हम वो देखेंगे। तो यहाँ पे देखो आपको पता चलेगा कि रेपो रेट से किस तरीके से इकोनॉमी अफेक्ट होती है। अभी देखो रेपो रेट अगर बढ़ता है तो लेंडिंग रेट भी बढ़ेगा, मतलब जो बोरो कर रही हैं बैंक्स उनका रेट भी बढ़ जाएगा। अब उनका रेट बढ़ेगा तो जो लोग उनसे जो लोग लोन ले रहे हैं उसके मुंह में गिरावट आएगी, और जब उनके मुंह में गिरावट आएगी तो डिमांड भी क्या होगी, कम होगी। अब अगर कम होगी डिमांड तो इन्फ्लेशन भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ इसकी वजह से क्या हो रहा है, इस तरीके से इकोनॉमी पे इफेक्ट पड़ रहा है। और वैसे ही अगर रेपो रेट कम हो रहा है, जैसे कि अभी आपने देखा है आरबीआई ने रेपो रेट अपना कम किया है, ठीक है। तो इसकी वजह से क्या हो गया, लेंडिंग रेट कम हो गई। अब लेंडिंग रेट अगर कम हो गई तो लोन बैंक्स ने ज्यादा लिया। अब बैंकों ने लोन अगर ज्यादा लिया है तो इसका मतलब क्या हो गया कि डिमांड भी बढ़ने लगी, और जब डिमांड बढ़ रही है तो ग्रोथ भी क्या होगी, बढ़ेगी। तो इकोनॉमी हमारी क्या होगी, बढ़ेगी। तो इस तरीके से आप देख रहे हो कि रेपो रेट जो है वो कितना अफेक्ट करता है आपकी इकोनॉमी को। अब आप बोलोगे हमेशा रेपो रेट कम करके रखें, और कम करके रखेंगे तो आरबीआई को भी तो अपना आगे का काम करना है। वो पूरा बैंकों का बैंक है, उसको सब कुछ बैलेंस करके चलना होता है, बहुत कुछ मैनेज करके चलना होता है। तो इसलिए वो अपने अकॉर्डिंग चेक करते हैं, बैलेंस बनाए रखने के लिए वो अपना रेपो रेट कम या ज्यादा कर रहे होते हैं, क्योंकि वो जो है वो फॉरेन कंट्रीज से डील कर रहे हैं, और उनके साथ डील करते हुए उनको सारी चीजों को मैनेज करना बहुत जरूरी हो जाता है, ठीक है। बाकी बढ़ते हैं, हम देखते हैं मॉनेटरी पॉलिसी की कमेटी भी होती है जिसको हम एमपीसी कहते हैं। वो क्या होता है, तो ये बना हुआ है आरबीआई एक्ट के तहत, और इसको अभी अभी अमेंड किया गया। अभी अभी मतलब कि 10 साल हो गए होने वाले, 2016 में अमेंडमेंट हुआ था इसका, ठीक है। इसके टोटल मेंबर होते हैं 6 जो कि मॉनेटरी पॉलिसी के कमेटी मेंबर्स होते हैं। इसमें 3 होते हैं आरबीआई से, जिसमें एक गवर्नर और प्लस 2 मेंबर होते हैं। एंड 3 जो होते हैं नॉमिनेटेड बाय गवर्नमेंट होते हैं, ठीक है। तो 3 गवर्नमेंट के लोग होते हैं और बाकी 3 आरबीआई की तरफ से होते हैं, जिसमें एक गवर्नर और 2 मेंबर्स होते हैं। ये डिसाइड करती है पॉलिसी के रेपो रेट को, और ये क्या करते हैं, हर 2 महीने में मीटिंग होती है इनकी मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की, ठीक है। समझ गए आप कि इसकी कमेटी भी बनी हुई है, ठीक है। अब देखते हैं कुछ रिसेंट आरबीआई इनिशिएटिव। तो जैसे कि मैंने पिछले भी क्लास में आपको बताया था कि यूपीआई एंड डिजिटल पेमेंट्स जो होते हैं वो हैं आरबीआई के इनिशिएटिव्स हैं, जो रिसेंट के इनिशिएटिव्स हैं। फाइनेंशियल इंक्लूजन भी है, रेगुलेटरी सैंडबॉक्स फॉर फिनटेक, ठीक है। एंड देन डिजिटल रुपीज पायलट प्रोजेक्ट भी आया है। तो ये सारी चीजें क्या है, आरबीआई के इनिशिएटिव्स हैं
जो कि आरबीआई ने रिसेंट में लिया हुआ है। ठीक है, आपको ज़्यादातर देखने को मिलेगा, आप सभी आजकल जो डिजिटल पेमेंट्स कर रहे हो, यूपीआई करते हो, ये सब आरबीआई की क्या है इनिशिएटिव्स हैं, जो कि रिसेंट के इनिशिएटिव्स हैं। तो इस तरीके से मैंने आपको बता दिया है कि क्या क्या चीज़ें हैं जो आपको पढ़नी पड़ेंगी आरबीआई में एंड मॉनेटरी पॉलिसी में। एंड मॉनेटरी पॉलिसी की एक और क्लास लूंगी मैं आपके लिए, जो कि इसमें मैं टूल्स कराऊंगी, टूल्स ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी, जिसमें मैं आपको क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव, जिसका मैंने रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट, सीआरआर, एसएलआर, ये सब चीज़ें जो कराया मैंने, वो तो मैंने आपको बस नॉर्मल बताया है। अब इसके एग्जाम्पल के साथ और ये कैसे काम करता है, ये सब कुछ जानेंगे हम अगली वीडियो में, जिसमें मैं आपको मॉनेटरी पॉलिसी के सारी चीज़ें लेकर के आऊंगी। ठीक है, तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। इसमें हम की पॉइंट देख लेते हैं कि हमने आज क्या पढ़ा है। तो हमने देखा कि आरबीआई जो है वो सेंट्रल बैंक है, ये रेगुलेट करता है मनी एंड बैंकिंग को। एंड देन मॉनेटरी पॉलिसी जो है वो मनी सप्लाई को एंड इन्फ्लेशन को मैनेज करती है। इसके टूल्स जो होते हैं रेपो रेट, सीआरआर, एसएलआर, ओएमओ, ये सब होते हैं। एंड देन एमपीसी यानी कि मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी जो है वो पॉलिसी बनाती है रेपो रेट के। ठीक है, तो इतनी सारी चीज़ें हमने आज के क्लास में जानी है, ये आप सभी के लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है अगर आप इंटरेस्टेड हो तो। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, नई चीज़ों के साथ, जिसमें मैं आपके हर एक वीडियो में अलग अलग टॉपिक को क्लियर करूँगी, ताकि आप कॉमर्स को बहुत ही ईजी समझें एंड आप जो भी एग्जाम देने वाले हैं कॉमर्स से रिलेटेड, वो सभी में सक्सेसफुल हो। तो चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलना है, दोस्तों के साथ शेयर भी जरूर करना। कमेंट करके बताओ कि आप सभी को मेरी ये वीडियो कैसे लगी। चलो, विश यू वेरी ऑल द बेस्ट फॉर प्रिपरेशंस। बाय बाय।